हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक डिस्कशन है फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल। फिलॉसफी को ऑप्शनल के रूप में कैसे चुने, आज हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो नाउ मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं, जो अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजित आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से किया गया है। बाय क्वालिफिकेशन में एमफिल हूं। बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स हैं और आप t.me/talk-to-nishant sir से आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर मोड पे नोटिफिकेशंस मिल सकता है। साथ ही आप अनअकैडमी के इस लिंक को देंगे तो आपको मिल सकते हैं मेरे सारे वीडियोस जो ऐप्स पे उपलब्ध होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसके सब्सक्रिप्शन के आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे ही आप इस पे एडमिशन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। जिन बेनिफिट्स में से सम ऑफ हाइलाइट्स क्या है, तो सम ऑफ हाइलाइट्स में सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस आपको मिला करेगी। डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल के थ्रू आंसर दे सकते हैं जब क्लासेस चल रही होंगी। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको वही इन्वॉल्वमेंट मिलेगा जो इन्वॉल्वमेंट आपने अभी तक अपने लाइफ में ऑफलाइन क्लासेस के दौरान में देखी होगी। साथ ही आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स शेड्यूल मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स शेड्यूल के माध्यम से आप अपने सारे कोर्सेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपने गोल को सेट कर सकते हैं और उस गोल को सेट करने के साथ ही उसकी तैयारी को इनलाइन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स का आपके लिए फायदा होता है। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो रेगुलर मॉक टेस्ट कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और डिटेल एनालिसिस अपने परफॉर्मेंस की, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जब तैयार होना है, क्योंकि आज ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उसके इन्वायरमेंट के लिए आपको अगर स्टिमुलाइजेशन चाहिए, अगर चाहिए कि नहीं उसी इन्वायरमेंट को आप देखें, तो उसके लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 का होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने क्लासेस को देख सकते हैं, कभी भी जब मर्जी करें तब आप 24/7 अपने क्लासेस को, रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि 24/7 आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, आपको इसके लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को पहले डाउनलोड करना पड़ता है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड फोन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जो भी एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशंस है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहीं अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ऐप स्टोर। तो आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेबल फोन होता है, सारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेबल ये ऐप है। साथ ही आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेट सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना पड़ेगा और जैसे ही आपने इस गेट सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस किया, आप 15,519 प्लस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स होंगे। वहीं आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी बनाई जाती है और आंसर राइटिंग कोर्सेस होते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हाउ टू राइट आंसर्स, इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको अनलिमिटेड 15,519 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपनी स्टडी को पूरी तरह से जो भी सेगमेंट है उसमें एक्सपर्ट्स के माध्यम से जान सकते हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जिससे आप अपने एजुकेटर्स को देखें और देखने के बाद अपने टॉपिक्स को डिसाइड करें और जो भी आपके अलग अलग एजुकेटर्स हैं उन सारे एजुकेटर्स को दिया गया एक मेजर प्लेटफॉर्म है, जिस मेजर प्लेटफॉर्म पे आप ये कर सकते हैं। बच्चों, सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आपने निशांत 1 जो कि मेरा कोड है अगर आपने यूज किया तो आपको पूरी फीस में से 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते ही आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा।
और इसके लिए 1 मंथ के लिए आपको 9,000 रुपीज पे करना होता है। 3 मंथ्स का कॉस्ट 22,500 है। 40,500 रुपीज है 6 महीने का कोर्स, और 12 मंथ्स का कोर्स ओनली 49,500, यानी कि लेस देन 4,500 इवन, सिर्फ 4,125 रुपए। लेकिन अगर आपने मेरे कोड का यूज किया जो है निशांत1, तो आपको यही कोर्स उपलब्ध होगा 44,550, यानी लेस देन 4,000 अ मंथ, यानी 4,000 से भी कम, सिर्फ 3,700 रुपए पर मंथ के ऑन एन एवरेज से आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हैं। 2 साल के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, इफ यू आर प्लानिंग 2022, देन आपको क्या करना चाहिए, ये कोर्स 24 मंथ्स का लेना चाहिए जो कि 72,000 पे होता है, और इसको आप ले सकते हैं 64,800 पे बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज निशांत1। 3 इयर्स का कोर्स 90,000 का है जो कि 81,000 में आपको उपलब्ध होगा। बच्चों, कई बारी होता है कि जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एक पर्सनल मेंटर के गाइडेंस बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि योग्यता सब में होती है, लेकिन उसी योग्य अर्जुन को अगर कृष्ण का सहारा मिला तो उसने पूरी की पूरी महाभारत जीत ली। वैसे ही अगर आपको अपने मार्ग में किसी कृष्ण की आवश्यकता है तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनलाइज मेंटर लेते हैं। आपको एक पर्सनलाइज मेंटर मिलता है। यह पर्सनलाइज मेंटर क्या करता है, आपकी तैयारियों को पूरी तरह से, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक के लिए, वो पूरे के पूरे, चाहे वो 1 साल या 2 साल या 3 साल, जब तक आप अपने डिसाइड करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पर्सनल कोच मिलेगा। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप मेंस में राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, और राइटिंग के लिए जरूरी है कि वो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम चेक किया जाए, और चेक करके जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को बताया जाए। तो ऐसी दशा में डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, और ये आपको आइकॉनिक कोर्स में फायदा मिलता है, जो कि अनअकैडमी द्वारा, ओनली अनअकैडमी आपको आइकॉनिक कोर्स जैसे चीजों की फैसिलिटी दे रहा है, वो भी ऑनलाइन। स्टडी प्लानर होता है, जिस स्टडी प्लानर में आपके पूरे साल और पूरी प्रिपरेशन को एक रूटीन वे में कराया जाता है, पूरे स्टडी प्लान किया जाता है, और पर्सनलाइज फीडबैक होता है, जिस पर्सनलाइज फीडबैक में आपकी क्या कमियां हैं, आपकी इंडिविजुअल क्या कमियां हैं, उनको बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ओनली 69,500 में उपलब्ध होता है, और अगर आपने मेरे इस कोड का यूज करके लिया निशांत1, तो 62,550 में ये उपलब्ध होगा। और वहीं 2 साल का जो पैकेज होता है वो 1,07,000 का 96,300 में उपलब्ध होता है, और 3 इयर्स का पैकेज 1,41,000 का 1,26,900 में उपलब्ध होता है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फ्लेक्सिबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप अपने चॉइस के हिसाब से कि आपको क्या करना है, आपको कैसी तैयारी करनी है, आपको क्या चाहिए, उसके लिए आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शनल, फर्स्ट एवर द टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके आया गया है, वो भी लाइव ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल आपके पूरी की पूरी प्रिपरेशन और आपके पूरे के पूरे रिजल्ट का एक लैंडमार्क है। पूरे के पूरा रिजल्ट आपका ऑप्शनल के चॉइस और ऑप्शनल पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करें, तो आप ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इट मींस यू हैव चॉइस अकॉर्डिंग टू यू। इसमें 1 मंथ के लिए 5,000, 6 मंथ्स के लिए 22,500, 1 साल के लिए 27,500, जिसको मेरे कोड का यूज करके 24,750 में लिया जा सकता है। बच्चों, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 40,000 का होता है, जिसको आप ले सकते हैं 36,000 रुपए में, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन जो 50,000 का है वो 45,000 रुपए में ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने प्लान के अनुसार, अपने ऑप्शनल और जनरल स्टडीज को प्लान कीजिए। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, अगर आप चाहते हैं तो आइकॉनिक के थ्रू जाइए, लेकिन आप अगर इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई, जब आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य में आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ आपका मेंटर होगा, और आपके मेंटर के साथ साथ
आपको अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे 4 PM चलती है, जिसमें अभी हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज को पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा रहा हूं, जो कि पॉलिटी हिस्ट्री दोनों पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके दोनों सेक्शंस को कवर अप करेगा। बच्चों अगर मेरी क्लासेस की आप बात करें तो मेरी क्लासेस यूट्यूब पे मंडे टू संडे चलती है, जिसमें मंडे टू सैटरडे में 3 अलग अलग चैनल्स पे मैं उपलब्ध होता हूं। मेन चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 7 बजे शाम पे मेरी क्लासेस होती हैं। वहीं ऑप्शनल चैनल ट्यूसडे एंड सैटरडे को मैं 7 बजे शाम से उपलब्ध होता हूं। और वीकली आपके प्रोग्रेस को क्वेस्ट पे, यानी एक चैनल है क्वेस्ट हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, उस पे मैं सैटरडे को उपलब्ध होता हूं 5:30 से 6:30 हमारी वो टाइमिंग होती है। तो आप हमेशा शाम में 7 बजे से मेरे साथ ही YouTube पे सेशंस कर सकते हैं। तो मंडे टू सैटरडे ये होता है और ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट संडेज हम लोग मैराथन करते हैं, जिस मैराथन में मैं एक वीक में ऑप्शनल और एक वीक में जनरल स्टडीज का टॉपिक पढ़ाता हूं। तो ये बच्चों मेरे इस प्लेटफॉर्म को आपने जाना, मेरे इस प्लेटफॉर्म के सारी चीजें, मेरे शेड्यूल्स और इनके अनलिमिटेड बेनिफिट देखे, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट आप इसका एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनलिमिटेड एक्सेस पाइए और साथ ही अपनी तैयारी को ऑनलाइन कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे डिस्कशन की कि फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल क्यों, और फिलॉसफी को ऑप्शनल के रूप में लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जब तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी करते समय आपने एक चीज जाना होगा कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक सबसे सर्वोत्तम विषयों में से एक है। सबसे अच्छा विषय कौन सा है? दर्शन शास्त्र। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं, दर्शन शास्त्र इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदी माध्यम के छात्र अन्य किसी भी माध्यम से अपर हैंड में होते हैं, उच्च स्थान पर होते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो डिजाइंड ही इसलिए है, इसी तरीके से है, जिससे कि कोई भी सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी क्या कर सकता है, इसको अच्छे से कम समय में अच्छी तरीके से तैयार कर सकता है। अब आप बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि दर्शन शास्त्र कभी हमने पढ़ा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई चीज हम जानते नहीं है, फिर एक ऑप्शनल जैसा विषय हम कैसे लें, और वो भी दर्शन शास्त्र, क्योंकि ये एक एलीट क्लास का विषय माना जाता है। दर्शन माना जाता है कि जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो प्रभावशाली वर्ग हैं, उनका कार्य है। तो बच्चों आप तैयारी भी जो कर रहे हैं वो उसकी कर रहे हैं जो आपको इस पूरे के पूरे इंडिया में सबसे सर्वोच्च श्रेणी का अधिकारी बनाता है। और आईएएस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा विश्व के किसी भी प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान रखती है। इवन अगर मैं बात करूं जिस समय भारत पे अंग्रेज राज किया करते थे, उस समय भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की ललक न सिर्फ भारतीयों बल्कि इंग्लैंड के लोगों में भी थी। पूरे यूरोप में सब लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए ललायित रहते थे। ऐसी दशा में ऑप्शनल एक मेजर रूल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस में अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडीज इससे ये एक ऐसा विषय होता है जिस पे सभी लोग एक समान होते हैं, क्योंकि इसमें चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, डॉक्टरी बैकग्राउंड के हों, लॉ बैकग्राउंड के, किसी भी बैकग्राउंड के, आपको ये पेपर तो सामान्य तौर पर देना होता है। सामान्य तौर पर सभी लोग देंगे, इसमें सब लोग इक्वल है। एक ऐसा जगह जहां आप
अपने आप को और लोगों से कंपटीशन में बेहतर कर सकें, वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि इसमें यूपीएससी ने आपके ऊपर में कहा है कि आप विषय चुनिए। अगर मुझे चॉइस दिया जाए या किसी भी व्यक्ति को चॉइस दिया जाए कि आप अपने लिए कोई कार्य करें, तो ऑब्वियस सी बात है इस चुनाव में ऐसा आपको सारा काम करना पड़ेगा जो काम आपको सफलता दिलाए, क्योंकि ये आपने चॉइस किया है। इसमें यू डोंट हैव एनी चॉइस, इसमें किसी भी तरह के आपके चॉइस की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें कोई भी चॉइस कर भी नहीं सकते। तो ऐसी दशा में आपके पास अपने हुनर को दिखाने का, अपने एक्सीलेंस को दिखाने का मौका कहां से मिलेगा? ऑप्शनल में, क्योंकि ये आपका विषय होगा। तो इस समय आवश्यकता पड़ती है कि हम ऐसे विषय का चयन करें जो विषय हमारी सफलता को सुनिश्चित तो जरूर कराए या हमारी सफलता को सुगम बनाए। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो सुगमता तो प्रदान करे ही। तो ऐसी दशा में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए निस्संदेह दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। अब क्यों दर्शन शास्त्र? तो देखिए, दर्शन शास्त्र जो है वो विषय यूपीएससी के छात्रों के बीच में लोकप्रियता हासिल करता है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों ये लोकप्रिय है, क्यों इसमें लोकप्रियता हासिल है, क्यों लोग को अगर बहुत कम समय बचा हुआ है और लास्ट रिजॉर्ट के रूप में किसी ऑप्शनल को चुनना है तो चुने। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो सबसे छोटा है। वैकल्पिक विषयों में अगर आप देखते हैं तो वैकल्पिक विषयों में सबसे छोटा पाठ्यक्रम, जो सबसे छोटा सिलेबस माना जाता है, वो दर्शन शास्त्र का माना जाता है, और ये कि भी मैक्सिमम ऑप्टिमम क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि इसने, अगर इसका जो छोटा पाठ्यक्रम है तो इसमें बहुत सारी चीजों को बढ़ने की संभावना है। ये ऑलमोस्ट अब अपने पूर्ण रूप से, जिसको हम बोले तो संपूर्णता पे पहुंचा हुआ सिलेबस है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये तो पहले तो सिलेबस और भी छोटा था, लेकिन समय समय पे इसके छोटे सिलेबस और वैकल्पिक विषयों में इसकी लोकप्रियता और इसकी सफलता को देखते हुए, और लोगों, जो छात्रों के बीच में जो इसकी लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता को देखते हुए इसके पाठ्यक्रम में कई बार बदलाव किए गए, और फाइनल बदलाव के बावजूद ये सभी वैकल्पिक विषयों में सबसे छोटे पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित होता है। इसके साथ ही देखो, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, जब सिविल सर्विसेज को आप तैयार कर रहे होते हैं, आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो वैसी दशा में आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत उच्च हो जाता है। आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। आपके अंदर सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता अन्य जो सामान्य मनुष्य है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो ऐसी दशा में क्या करना होता है? ऐसी दशा में आपके सोच की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए कोई भी पृष्ठभूमि का उम्मीदवार अगर एक प्रशासनिक मानसिकता को रखता है तो दर्शन शास्त्र उसके लिए बहुत अच्छा विषय होता है, क्योंकि ये आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, ये आपके विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है, शब्दों पे आपको के पकड़ को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको संप्रेषण मजबूत कराता है। यानी आपके संप्रेषण का जो पावर है, जो संप्रेषण की शक्तियां हैं, वो बढ़ जाती हैं। और इसके लिए कोई भी पृष्ठभूमि का उम्मीदवार हो, वो इस विषय को चुन सकता है। लेकिन किसी विषय को चुनना और उसमें सफलता प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं चुनते हैं कि ये सबसे छोटा पाठ्यक्रम लेकर के उपस्थित होता है, हम सिर्फ इसलिए नहीं चुनते हैं कि दर्शन शास्त्र में नंबर ज्यादा आते हैं, इसमें अंकदायी विषय, सिर्फ हम इसलिए नहीं चुनते हैं, बल्कि हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि आपका मानसिक स्तर इस तरह का होता है कि जिससे आप अपने आप को तार्किक बना सकते हैं, और यह तार्किकता न सिर्फ आपके इस ऑप्शनल यानी कि इस पे काम करेगी, बल्कि आप अगर देखें तो हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 4 प्योर एंड प्योर इथिक्स पे डिपेंडेंट है, जो कि दर्शन शास्त्र का ही एक
आप अगर बात कहें तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा से निकला हुआ भाग है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 250 नंबर का जीएस का पेपर 4 है, इस दर्शन शास्त्र को लेने के बाद ये 250 नंबर के जीएस में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आप इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। तो सिर्फ दर्शन शास्त्र सिर्फ आपको 500 नंबर की तैयारी नहीं करा रहा, जो कि पेपर 1 एंड 2 को लेकर के है, बल्कि जनरल स्टडीज के 250 नंबर, और इससे एक दो ऐसे का विषय ऐसा होता है, जो निबंध का विषय ऐसा होता है जो दर्शन से संबंधित होता है। तो कम से कम 100 अंक उसके, यानी कि अगर आपने दर्शन शास्त्र को लिया तो आप 850 अंकों को आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए एक ही तैयारी में आप 850 नंबर की सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है। देखो, हमने एक ऑप्शनल तो लेना ही है, लेकिन इस ऑप्शनल में हमारे लिए क्या अलग जगहों पे, कई जगहों पे सहायता मिल रही है, ये देखना भी जरूरी है। मैंने क्या कहा कि ऑप्शनल ये आपकी सोच है, ये आपका चुनाव है। तो आप अपने चुनाव को करते समय आपको ये देखना चाहिए कि क्या सिर्फ हम एक ऑप्शनल चुन रहे हैं जो सिर्फ हमें जीएस के अलावा पढ़ना है, या हम इस ऑप्शनल को चुने जो कि हमें जीएस में भी कहीं ना कहीं सहायता कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जो फिलॉसफी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, इथिक्स तो आप पढ़ेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये तो जीएस का टॉपिक है जो आपके कंपलसरी में से एक है। तो जब हमारे कंपलसरी में से एक है, तो वो चाहे आपका कोई भी विकल्प हो, चाहे आपके पास में कोई भी वैकल्पिक विषय हो, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हमने थोड़ा सा और प्रयास किया, तो दर्शन शास्त्र को अगर हम विषय के रूप में ऑप्ट कर लिया, तो न सिर्फ हमारा जीएस पेपर 4, बल्कि जो ऑप्शनल है, ये दोनों तैयार हो जाएगा। यानी कि एक तैयारी से हम अपनी जीएस की तैयारी में भी लगभग 25% भाग को कवर अप कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्शन शास्त्र इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से एक बन जाता है। दूसरी चीज, अब हम लोग अगर देखें तो देखो, कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं आप, कोई भी निर्णय वैकल्पिक विषय है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपको न सिर्फ मेंस में मदद करता है, बल्कि आगे इंटरव्यू के समय में भी आपको ऐसा बनाता है जिससे कि आप अपने पक्ष को किसी के सामने रख सकें। तो ऐसी दशा में हमारे लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि हम कोई भी वैकल्पिक विषय जो ले रहे हैं, उसके पक्ष और विपक्ष को पहले ढंग से सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध करने के साथ साथ हम उसके पक्ष और विपक्ष को लेकर पूरी तरह से खुद से क्लियर रहें, तब हम वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने इस 20 वर्ष के अनुभव में देखा कि बच्चे सफल और असफल जब होते हैं, तो जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरे को अगर इसमें जनरलाइज नहीं करूंगा, इसको सामान्यीकरण नहीं करूंगा कि सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो योग्य भी हों, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जो लोग योग्य हैं, जो इसको क्रैक कर सकते हैं, वो जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां उनकी सिर्फ और सिर्फ एक स्थान पर होती है, वो होती है वैकल्पिक विषय का चयन। तो वैकल्पिक विषय का चयन करते समय हम सिर्फ एक काम नहीं करेंगे कि सिर्फ हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देख लिया, हमें इसके निगेटिव पहलुओं को भी देखना है, हमें इसके नकारात्मक पक्षों को भी देखना है। और अब हम अगर सकारात्मक पक्ष, यानी जो पॉजिटिव है और निगेटिव है, इन दोनों की तुलना करें और ये देखें कि क्या ये जो नकारात्मक पक्ष है, ये भी कहीं सकारात्मक बन सकता है, तो फिर हमें चयन करने में सुविधा होती है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को बताऊं। जब हम इसे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखेंगे, तो हमें अपना निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हम लोग इसके
नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों का विश्लेषण करते हैं और सिर्फ सब्जेक्ट के, सिर्फ विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को नहीं, लोग क्या करते हैं सिर्फ विषय के पक्ष और विपक्ष को देखते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है। अपनी क्षमता, अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, उनको लोग नहीं देखते। कई बारी मैंने देखा, कई बारी मेरे जो छात्र होते हैं वो बोलते हैं कि सर जो टॉपर्स हैं उन्होंने ये लिया, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे रहे जिनको नंबर नहीं मिला। तो बच्चे, विषय तो एक है, आप उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे। तो आप अपने अनुसार अगर कोई कार्य कर रहे होंगे तो आप किसी भी कार्य को करेंगे तो अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो दुर्बलताएं हैं और अपनी जो शक्तियां हैं उसको पहचान के ही तो करेंगे। अब अगर कोई हाथी हो और वो चढ़ना चाहे कि जी मैं नारियल के वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तो कैसे चढ़ेगा? नारियल के वृक्ष पर चढ़ने के लिए वो योग्य नहीं है, मगर धरा पे चल सकता है। हम लोग कहानी सुनते हैं, मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल कहानी कह रहा हूँ। आज के पक्ष से हमें देखना चाहिए। हम लोग कहानी सुनते हैं, बचपन में अच्छी भी लगती है कि भाई एक कछुआ रहता है और एक खरगोश रहता है, उन दोनों के बीच में दौड़ को लेकर के सारी चीज़ें होती हैं और दोनों दौड़ने की कोशिश करते हैं और दौड़ने की कोशिश करते हैं तो जो खरगोश होता है वो दौड़ कर करके थोड़ी देर आराम कर लेता है और उस दौरान कछुआ चलता जाता है और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता है। बच्चों, इस कहानी में प्रेरणा तो ये मिलती है और इस कहानी की प्रेरणा बिल्कुल ये है, जो सही भी है, कि आप अपने लक्ष्य की तरफ में धीरे धीरे अग्रसर होते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि रेगुलर मोड पे आप अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहें तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं रोक सकते। अगर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की तो आपकी सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। आप सफल तो होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ आप रेगुलर रहें, सिर्फ आप व्यवस्थित रहें तो कर सकते हैं। ये उसकी कहानी है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, आजकल की जो पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, वो अपने कार्यों को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर बहुत सजग रहती है। तो अगर आज के युग में वो दौड़ होती तो खरगोश पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता और लक्ष्य को प्राप्त करके जाकर करके वो आराम कर रहा होता। आज का अगर कोई होता, आज आप लोग ही की पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो आपकी पीढ़ी में क्या होता है? आपकी पीढ़ी में लोग क्या करते हैं कि भाई पहले अपना कार्य कर लेते हैं, ठीक है मुझे ये तैयारी करनी है, वो तैयारी कर ली, उसके बाद फिर हमारे पास पूरा टाइम है। लोग आज के दिनों में ये सोचते हैं। आपकी पीढ़ी इस मामले में क्या है? सजग है, अपने करियर को लेकर सजग है, अपने पसंद को लेकर सजग है, अपने नापसंद को लेकर सजग है और अपने कार्यों, अपने रास्ते को स्वयं बनाने के लिए सजग है। तो ऐसी दशा में आप पहले अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में सेल्फ मोटिवेशन से। तो आज के युग में अगर ये युद्ध होता, युद्ध नहीं, अगर आज के युग में ये प्रतियोगिता होती तो क्या आप इस प्रतियोगिता को मानते हैं कि ये सम था, इक्वल था? नहीं। क्यों? क्योंकि धरातल पर तो कछुआ कमजोर है, धरातल पे कछुआ कमजोर है। तो अगर प्रतियोगिता है और दोनों के लिए परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो एक न एक के साथ तो ये क्या है, एक न एक के साथ ये कहीं न कहीं किया गया पक्षपात है। और अगर कछुआ बोलता कि ठीक है धरातल पे तो तुम जीत सकते हो, चलो जल में हम लोग इस दौड़ को लगाए, तो क्या आपको लगता है कि जल में खरगोश कछुए से ज्यादा तेज दौड़ सकता था? नहीं दौड़ सकता था। क्यों? क्योंकि वहां वो कमजोर है। अब हम इस निर्णय पे कि खरगोश धरातल पे तेज है इसलिए वो कछुए से तेज है, ये अगर हम कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। यही ऑप्शनल को लेकर के होता है। अगर हम देखें कि भाई ये जो ऑप्शनल है उन्होंने लिया तो टॉप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो
इस धरती के खरगोश हो जो कि जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन क्या आप अगर सपोज कीजिए कि कच्छप भी हैं यानी कछुए भी हैं, तो क्या जल में आपको कोई भी खरगोश प्रतियोगिता दे सकता है? क्या कोई कंपटीशन दे सकता है? नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी वैकल्पिक विषय को चुनिए तो अपनी शक्ति और अपनी जो दुर्बलताएं हैं उनको मूल्यांकित कीजिए और उनके मूल्यांकन के बाद फैसला लीजिए। अगर हम इन शॉर्ट कहें, संक्षेप में कहें, तो आपको सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद अपने वैकल्पिक विषय के बारे में निर्णय लेना चाहिए। आप तभी निर्णय पे पहुंचे जब आप इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलुओं को देख लें। तो मेरी इस चर्चा का कारण आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस चर्चा को कर रहा था, कि दुर्बलताएं और उसके बारे में। पक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले तो पक्ष, किसी भी चीज को अगर हमें लेना है तो केवल पहले निगेटिव 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 सोच करके तो हम नहीं करेंगे, हम पहले इनके पक्ष को देखते हैं। तो आईएएस मुख्य परीक्षा जो होती है, उस मुख्य परीक्षा में ये सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिलेबस, सबसे छोटा पाठ्यक्रम है। सामान्य तौर पर 4 महीने में इसको कवर तो किया जा सकता है। पॉइंट वाइज है। मैं एक और आगे वीडियो आपको देने वाला हूं जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो ये दर्शन शास्त्र है उनके पाठ्यक्रम का हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसमें मैं बहुत अच्छे से उसमें विश्लेषित कर करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या पेपर 1 में आता है, क्या क्या पेपर 2 में आता है, कैसे हमें तैयार करना चाहिए। इसके लिए मैं एक और हमारा एक सत्र है, एक और सत्र में मैंने उसको कवर अप किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज कि मुख्य परीक्षा में ये, जैसा कि आपको मैंने बताया, सबसे छोटा पाठ्यक्रम होने के कारण 4 महीने में आसानी से तैयार किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तैयार नहीं कर सकते, 4 महीने में आसानी से कर सकते हैं। एक इसको इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिविटी दे रहा है, जो प्लस दे रहा है पॉजिटिव, वो क्या दे रहा है कि इसका जो पाठ्यक्रम है पूर्ण रूप से परिभाषित और कॉम्पैक्ट है। यानी इसमें कोई भी चीज वेग नहीं है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमें पूछा जा रहा है कि चार्वाक दर्शन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो चार्वाक दर्शन में हमें ये पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा पर ही प्रश्न पूछा गया है। चार्वाक के तत्व मीमांसा पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ज्ञान मीमांसा पे। तो हमें मालूम है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। हर्सल का, अगर हम वेस्टर्न फिलोसोफर एक हर्सल है तो उनमें कहा गया कि आपने समृद्धि शास्त्र पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से परिभाषित है कि अगर मुझे ये थिंकर पढ़ने भी है तो इस थिंकर का कौन सा पक्ष को पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि अगर जैसा भी मैंने बताया कि हर्सल, तो हर्सल का अगर हम लोग देखते हैं तो समृद्धि शास्त्र पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि अगर वेस्टर्न फिलोसोफर की मैं बात करता हूं, और वेस्टर्न फिलोसफी यानी कि जो पाश्चात्य दर्शन है, उस पाश्चात्य दर्शन में अगर लाइबनिज की बात करता हूं तो लाइबनिज में मुझे चिदनुवाद पढ़ना है, मोनाड्स, थियरी ऑफ मोनाड्स पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल एक तो वेल डिफाइंड है, और जहां भी वेल डिफिनेशन होता है कि हमें ये कार्य करना है, तो हमारे पास एक क्लियरिटी होती है। जैसे हमें ये पता है कि इस थिंकर का सिर्फ ये पक्ष हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम उसी पक्ष को तो पढ़ेंगे। हाँ, उस पक्ष को केंद्र में रखते हुए ही हम अपनी तैयारी करेंगे, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई अन्य चीज है तो हम लेंगे, लेकिन केंद्रीय पक्ष तो जो होगा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसलिए ये परिभाषित होने के कारण, कॉम्पैक्ट होने के कारण बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि 4 महीने में आसानी से कवर किया जा सकता है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि एक तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि अगर हमें ये पढ़ना है तो सिर्फ ये पढ़ना है। अब अगर जैसे मैं बात करूं फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो पेपर 2 का टॉपिक है, तो पेपर 2 के टॉपिक में 10 पॉइंट्स हैं, जिन 10 पॉइंट्स को पढ़ना है, और उस 10 पॉइंट्स में ये दिया गया है जैसे ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि। तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए हमें कौन कौन सा चीज पढ़ना है, तो ये हमारे पास दिया गया है।
ये हमें पता है कि भाई ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के लिए हमने किस किस प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है। कौन से प्रमाण अगर हम देखें अनुभव आश्रित हैं, कौन से प्रमाण जो है अनुभवातीत हैं। ये लिखा गया है कि ये आप अनुभव आश्रित और अनुभवातीत प्रमाणों की बात करें। थियरी ऑफ नोटेशन ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के जो अवधारणा है, तो ईश्वर की अवधारणा में दिया गया कि व्यक्तिपूर्ण अवधारणा या अव्यक्तिपूर्ण अवधारणा या प्रकृतिवादी अवधारणा, इन तीन अवधारणाओं को ही आपको देखना है। तो आप सिर्फ इन तीन अवधारणाओं को ही देखेंगे, इसमें चौथी चीज को नहीं देखना है। वो सीधा सीधा क्लियर कट डिफाइंड है, और जहां भी क्लियरिटी रहती है वहां पे क्लियर डिफिनेशन रहता है, वहां पे आपको काम करने में आसानी होती है, वहां कार्य सुगमता से होता है। तो इसीलिए फिलॉसफी का एक सबसे पॉजिटिव, जो सबसे एकदम बोले स्ट्रॉन्ग पहलू ये है, सबसे मजबूत पक्ष ये है कि इसको परिभाषित और कॉम्पैक्ट तरह से डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्थिर है। स्थिर का मतलब ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल होने के कारण इसमें करंट अफेयर से जो डेली टू डेली चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब अगर चारवाक दर्शन पढ़ना है, जैन दर्शन पढ़ना है, बौद्ध दर्शन पढ़ना है, या न्याय दर्शन पढ़ना है, वैशेषिक दर्शन पढ़ना है, या अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न फिलोसफी में लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट को पढ़ना है, तो हमें जो उन्होंने बना दिया है उसी थियरी को पढ़ना पड़ेगा। अब वो आकर के अपनी थियरी को रीचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी थियरी देनी थी, उन्होंने जो अपना कार्य करना था, उन्होंने जो अपनी विचारधाराएं देनी थी, वो दे चुके। और उन विचारधाराओं को ही हमें क्या करना है, विश्लेषित करना है। तो इसमें न्यू अपडेशन का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ न्यू अपडेशन नहीं होगा। वहां पे क्या है, वो लगभग स्थिर है, पूरी तरह से स्थिर है। साथ ही ये आपके जो मूल सोच है, ये आप कैसे किसी चीज को सोचते हैं, उसको पूरी तरह से दिखाता है। क्योंकि दर्शन में जो किसी भी छात्र का या किसी भी जो अभ्यर्थी है, उसकी अपनी विचारधारा क्या है, ये देना पड़ता है। तो जब आप कहीं भी किसी चीज को विश्लेषित कर रहे हो, और विश्लेषित करने के बाद आप अपने विचारों को दे रहे हो, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि आप उस योग्य हैं या नहीं, ये देखना आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई, मैं एक सिंपल साइंस के साथ बात करूं, तो साइंस में अगर है तो उसमें आप अपना कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं। इसमें जो वहां का प्रोजेक्टेड है वही आप दे सकते हैं। उसी तरह आर्ट्स में अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अगर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं या मानचित्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वहां जो थियरी है उसी थियरी को आपको देना पड़ेगा। लेकिन दर्शन में क्या है, दर्शन में आप विश्लेषण करके दे सकते हैं कि इसमें सच्चाई है, गलती है, ये सही है, गलत है। सही गलत का फैसला करना यानी कि डिसीजन मेकिंग करना सिर्फ और सिर्फ इस दर्शन शास्त्र में संभव होता है, जो आप कर सकते हैं। अब जब आप इस मूल सोच को, आप अपने जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, उन थॉट्स को दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके ऊपर में ये दायित्व हो कि आप अपने जो भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, उसको दे, तो एक तो आप इसलिए सतर्क रहते हैं कि ये आपके व्यक्तित्व का दर्शन है। ये दर्शन न सिर्फ विषय का दर्शन है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का भी छाप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने आप को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही आप अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, न सिर्फ दर्शन में बल्कि अन्य लेखन कौशल में भी सुधार करेगा, क्योंकि आप अब हर विषय को उसी तरह से विश्लेषित करने में सक्षम हो जाएंगे जैसा विश्लेषण आप दर्शन शास्त्र में कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी आप किसी भी प्रश्न में उत्तर दे रहे होंगे, वो प्रश्न का उत्तर आपकी मूल सोच के अनुसार होगा, विश्लेषण के अनुसार होगा, आपकी लेखन कौशल और आपके व्यक्तित्व कौशल दोनों को उत्कृष्ट करेगा। और किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि आपका उत्तर लेखन कौशल बहुत अच्छा हो, आपके लेखन कौशल बहुत अच्छा हो। तो इसलिए आप सारे पेपर्स जो होंगे आईएएस के, उन्हीं सारे पेपर्स में आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे।
और सबसे बड़ी बात, ये रैशनल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो रैशनल और लॉजिकल होने का मतलब कोई भी मनुष्य, अब एक सिंपल सी चीज बताए, मनुष्य और सभी ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, डायनासोरस भी बहुत बड़ा था, शेर बहुत खतरनाक होता है, किसी को भी मार सकता है, लेकिन वो भी इंसान के द्वारा वश में किया जाता है। कैसे? क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें तार्किक क्षमता होती है, जिसके पास में ये क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज के पॉजिटिव निगेटिव को सोच सकता है, वो रैशनल होता है। और उस रैशनैलिटी को ये दर्शन शास्त्र और भी ज्यादा आयाम देता है, और ज्यादा उसको अच्छा बनाता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्शन शास्त्र आपको लॉजिकल बनाएगा। लॉजिकल बनाने के कारण आप सारे पेपर्स में, जितने भी मुख्य परीक्षा के पेपर हैं, उनमें बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को डाल सकते हैं, अपने एक्सपर्टीज को डाल सकते हैं, अपने विश्लेषण को डाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इससे आपके जो नंबर है वो नंबर कहीं ना कहीं 15-20 नंबर अधिक हो जाते हैं, और 15-20 नंबर आपके रैंक को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ये तो इसके दो महत्वपूर्ण फायदे हो गए। अब अगर मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मैंने पहले भी चर्चा की, अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की, कि किसी भी अकादमिक पृष्ठभूमि, कोई भी एकेडमिक आपके पास में बैकग्राउंड हो, आप तार्किक तो होंगे, लॉजिकल तो होंगे। तो कोई भी एकेडमिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी हैं, वो इस विकल्प को अगर चुनते हैं तो उनको अपने व्यक्तित्व के द्वारा इस विषय को तैयार करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उस योग्य हैं, आप कोई भी एकेडमिक पृष्ठभूमि से हैं, और आप में अगर वो क्षमता है तो आप इसको तुरंत समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ये एक प्राइम सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट। जैसे आपकी मातृभाषा, वो क्या होता है, वो प्राइम विषय होता है। कोई भी अन्य सब्जेक्ट को चुनने के लिए आपको उसके पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन दर्शन शास्त्र के लिए वो चीज नहीं है। बहुत ही सिंपल लॉजिक्स है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं। तो इस कंसेप्ट्स में जो सामान्य अवधारणाएं हैं वो बहुत जनरलाइज होने के कारण अब आप अच्छे गलत का फैसला, वो तो चाहे आप बचपन से लेके अभी तक किसी भी चीज के अच्छे और गलत का फैसला तो आप करते हैं क्या? किसी अच्छे गलत के फैसले करते समय आपको किसी भी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं, बिल्कुल आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर उस सारी चीजों को कर सकते हैं। उसी तरह ये जो दर्शन है, ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको पूर्व किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और जो इसका कंसेप्ट है वो बिल्कुल जनरलाइज्ड है, सामान्य सामान्य प्रकृति का है। तो जब सामान्य प्रकृति का है तो आप एक जनरल मनुष्य होने, एक सामान्य मनुष्य होने के कारण इस विषय को कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, इसमें योग्यता हासिल कर सकते हैं। तो ये एक प्राथमिक विषय होने के कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा, जो भी विषय आप फिलॉसफी में पढ़ते हैं, अभी अभी हमने चर्चा की कि इथिक्स और निबंध के लिए जरूरी होगा। इथिक्स तो प्योरली बेस्ड ऑन फिलॉसफी। इथिक्स क्या है? फिलॉसफी का ही एक भाग है। जो नैतिक दर्शन है वो फिलॉसफी का ही एक भाग है, तो निबंध के लिए उपयोगी हो गया। साथ ही आप इनके अवधारणाओं का उपयोग, मैंने बताया कि जनरल स्टडीज में आपका जो विषय है वो विशद हो जाएगा, जो आपका आधार है वो विस्तृत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अन्य सामान्य अध्ययन के पत्रों को इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। साथ ही दर्शन का जो अध्ययन होता है वो आपको मैंने बताया कि जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आप जीएस पेपर 4 को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी लोग फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे उनके लिए सबसे टफ जीएस का पेपर 4 माना जाता है, सबसे टफ पेपर माना जाता है वो 4, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि दार्शनिक पहलू को दिखाता है, मनुष्य के जीवन के दार्शनिक पहलू से जुड़ा हुआ पेपर 4 है। और उसके लिए अगर कोई दर्शन विषय को लेकर पढ़ रहा हो तो वो तो उसमें महारत हासिल करेगा ही, क्योंकि ये तो उसके चित्त में समाहित हो जाएगा, ये तो उसका
जो व्यक्तित्व है उसका अंग बन जाएगा। तो इसलिए जीएस पेपर 4 के लिए आप सबसे बड़ा आपको सबल मिलेगा, आपको पावर मिलेगा। और इसलिए आप देखते हैं कि दर्शन के उम्मीदवारों के लिए पेपर 4 बहुत आसान हो जाता है। साथ ही आप जीवन में एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी के बाद आप जीवन में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, अधिक से अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। और जो मेजर चीज है कि आप किसी भी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले, यानी किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले उसके पॉजिटिव उसके निगेटिव दोनों पहलुओं को देखेंगे, उसके प्लस माइनस दोनों को देखेंगे और कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होंगे। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं होगी, बल्कि ये कई जगहों पे आपको सहायता भी प्रदान करेगी, न सिर्फ एकेडमी में, न सिर्फ मार्क्स में, बल्कि जीवन को भी सरल बनाने में, जीवन के कई निर्णयों को लेने में ये जो विषय है वो आपके सहायता प्रदान करेगा। बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुछ कमियां भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं होगी, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव अच्छा 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 सोच करके थोड़ी काम करेंगे। दर्शन अपने आप में एक ऐसा विषय है जो अच्छाई के साथ साथ बुराइयों को भी विश्लेषित करने के बारे में बताता है कि आप अच्छाई बुराई दोनों को सोचिए और अच्छाई बुराई दोनों को कर सके। तो इसके लिए कमियां क्या है? तो इसकी कमी यह है कि आपको एक तो जो लेखन कौशल है बहुत बढ़िया होना चाहिए। धीरे धीरे हालांकि ये प्रैक्टिस से आ जाता है। अच्छा लेखन कौशल तो ऐसे भी आईएएस के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मेंस को क्रैक करने के लिए, मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए आपका लेखन कौशल तो अच्छा होना ही चाहिए। आपकी तार्किकता, आपका विश्लेषण ऐसा होना चाहिए जो कि ये बताए। और एक प्रशासक के रूप में, चूंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, आपका फाइनल गोल क्या है? टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक बनना। और प्रशासक के लिए लेखन कौशल, विषय का कौशल आवश्यक है। तो ये कमी अवश्य है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपने लेखन कौशल प्राप्त कर लिया, थोड़ी सी मेहनत की और आपने अपने आप को उस योग्य बना लिया, तो आप न सिर्फ एग्जाम पास कर सकेंगे, बल्कि जीवन में भी, करियर में भी सबसे अच्छे प्रशासकों में से एक माने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कमी है वो ये है, पाठ्यक्रम छोटा रहा। मैंने कहा कि बहुत पॉपुलैरिटी गेन होती रही, बहुत ज्यादा छात्र सफल भी होते रहे हैं। ऐसा है कि हिंदी मीडियम, मैंने बताया कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये एक जीवनदायी विषय है, अंकदायी विषय है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों में इसकी लोकप्रियता तो बढ़ी। इसी का संतुलन बनाने के लिए यूपीएससी इस पे अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता कि हाँ ये बताइए, अप्रत्यक्ष क्वेश्चन पूछता है। तो अप्रत्यक्ष क्वेश्चन पूछता है और साथ ही कठिन प्रश्न पूछता है। तो उस कठिनता को दूर करने के लिए आपको दर्शन के हर एक पहलू पे थोड़ा सा आप और मजबूत करें। नॉर्मली 4 महीना लगता है, हम 6 महीने लगाएंगे, हम 7 महीने लगाएंगे, हम 8 महीने लगाएंगे। 8 महीने से ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन 8 महीना आपको क्या करेगा? इस पूरे के पूरे विषय के को आत्मसात करा देगा। आप उन विषयों के एक से एक जो विश्लेषण के पहलू हैं वो समझ जाएंगे, आप उसकी सारी जो कमियां हैं वो समझ जाएंगे, कहाँ कमजोरी है उसको समझ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे चाहे वो अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछे, कठिन प्रश्न पूछे, आपके लिए कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। अब इसमें एक उचित समझ की जरूरत है। तो भाई, हम अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रशासक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक उचित समझ तो चाहिए। एक ना समझ को किसी जगह का प्रशासन दे दिया जाए तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जिंदगी से क्या कर सकता है? खतरे में डाल सकता है। तो इसलिए उचित समझ तो जरूरी है, और ये विषय सिखाता भी है। तो इसका जो कमजोर भी पक्ष है वो भी आपको कहीं ना कहीं ज्ञान प्रदान करता है, और इसके लिए एक रणनीतिक तैयारी की जरूरत है, स्ट्रेटेजिकल। तो पूरी की पूरी, मैं तो ये कहता हूं कि पूरी की पूरी जो यूपीएससी है वो स्ट्रेटजी बेस है।
उसमें रणनीतिक कौशलता चाहिए। एक ऐसा कौशलता चाहिए जो कि वो कौशलता आपको मजबूती प्रदान कर सके। इसलिए इस विषय का जो विपक्ष है, यानी इस विषय के जो कमजोर पहलू है, वो भी कमजोर पहलू आपको कहीं न कहीं मजबूत बनाते हैं। हाँ, ये है कि इस पे आपको समझने की ज़रूरत है, उच्च तरीके से समझने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं और आगे भी अच्छे प्रशासक की भूमिका में बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा निर्णय अवश्य लें, जो निर्णय न सिर्फ आपको, आपके भविष्य को, बल्कि समाज और देश के लिए भी अच्छा हो, उसके हित में आपको निर्णय लेना चाहिए। तो दर्शन शास्त्र के पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं को मैंने आपके समक्ष रखा। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसके लिए मैं एक अगले अंक में जो एक और अंक होगा, दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम और उनका विश्लेषण, उस पर चर्चा करूंगा। अब रणनीति बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग अनुभाग के हिसाब से, यानी कि इनके पार्ट्स के हिसाब से चर्चा करेंगे, कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, पर्याप्त लेखन करेंगे, उचित समय सीमा प्रबंधन करेंगे और मुख्य परीक्षा का प्रबंधन करेंगे। क्योंकि देखो, ये फिलॉसफी सिखाता है समय प्रबंधन, और समय प्रबंधन सिखाने के साथ-साथ आप ये सिर्फ फिलॉसफी में नहीं काम करेगा, बल्कि अन्य सारी चीज़ों में, चूँकि जीएस बहुत ब्रॉडर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट टाइम मैनेजर होना चाहिए। आप अपने समय प्रबंधन पे अगर फोकस करेंगे, तभी आप सफल होंगे। तो इस रणनीति को ध्यान में रखेंगे और हम लोग अगली चर्चा में, अगला जो मेरा कार्यक्रम आएगा, उसमें मैं फिलॉसफी के एक-एक सब्जेक्ट्स को एनालाइज़ करूँगा, इसमें बताऊँगा कि किस तरह पेपर 2 का ध्यान करना चाहिए, किस तरह पेपर 1 को अध्ययन करना चाहिए, कैसे प्रबंधित करना चाहिए। आज का तो मेरी जो चर्चा का मुख्य बिंदु था, मुख्य केंद्र बिंदु ये था कि हमें किस तरह से फिलॉसफी ऑप्शनल लेना चाहिए। ऑप्शनल चुनते समय जब हम मेंस में पक्ष और विपक्ष की चर्चा करें, तो उसमें फिलॉसफी के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को मैंने आपके समक्ष रखा। आशा करता हूँ ये आपके विषय चयन में बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान करेगा। आपके विषय चयन को, आपके जो सब्जेक्ट ऑप्शनल है, उनको एक नई दिशा प्रदान करेगा और ये आपको सफलता दिलाने में कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आप जब इस विषय या सामान्य अध्ययन का सब्सक्रिप्शन लें, तो 10% छूट पाने के लिए मेरे कोड निशांत वन का प्रयोग जरूर करें। ये निशांत वन कोड आपको आपके फीस में 10% का ऑफ दिलाएगा। तो आशा करता हूं कि आप इसके सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी के इस परिवार का सदस्य बनेंगे, और इस सदस्य को बनने के साथ साथ आप मेरे इस कोड का यूज करके 10% का लाभ भी ले सकेंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। अगली चर्चा के साथ जल्दी मिलते हैं, जिसमें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि दर्शन शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे करें, और पूरी की पूरी पेपर एनालिसिस के साथ। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।